हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इज अ कंडीशन इन विच द कोरोनरी आर्टरी बिकम्स नैरोड और ब्लॉक्ड ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम लीडिंग टू इस्चीमिया, एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर इसको हम क्या कहते हैं, CHD भी कहते हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज, CHD। और ये क्या होता है? एक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर मीन्स कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट एंड वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। मीन्स जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है वो हार्ट एंड ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। अब यहाँ कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या करती है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करती है ताकि हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर सके और पूरी बॉडी में सप्लाई कर सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर उसको हार्ट को खुद ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब ट्यूनिका इंटीमा, कोरोनरी आर्टरी की जो इनर मोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, ये क्या होती है? ट्यूनिका इंटीमा। जब इसके अंदर फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, फैट डिपोजिशन शुरू होने लग जाता है, इस फैट डिपोजिशन को हम कहते हैं प्लेग। और इस डिसीज को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। प्लेग बिल्डअप होने की कंडीशन क्या कहलाती है? एथेरोस्क्लेरोसिस। जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लेग बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, मीन्स फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है, तो जो इसका ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है। मतलब जितना यहाँ पे क्या है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? उसका ल्यूमेन नैरो हो गया, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि जितना ब्लड सप्लाई यहाँ होना चाहिए, जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या होता है? हार्ट का जो मायोकार्डियम लेयर है, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर तक प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया का मीन्स होता है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होना। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होगा और मे भी क्या हो सकता है? चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। कुछ कंडीशन में क्या होता है? ये जो फैट डिपोजिशन हुआ है ये रप्चर हो जाता है। रप्चर होने की वजह से यहाँ क्या होती है? प्लेटलेट्स जमा होने लग जाती है। प्लेटलेट्स क्या करती है? प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग करना, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। प्लेटलेट यहाँ पे क्या करता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन शुरू कर देता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की वजह से ये जो ल्यूमेन है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने की वजह से ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है। जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और ब्लड सप्लाई नहीं होगा हार्ट की मायोकार्डियम लेयर तक, तो क्या होगा? मायोकार्डियम लेयर के जितने भी टिश्यूज़ है, सेल्स है, वो डेड हो जाएंगे। डेड होने की वजह से उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या कॉमनली हम इसको कहते हैं हार्ट अटैक। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या होती है कि यहाँ पे क्या होता है? फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। फैट डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है कि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होता है, और ब्लड सप्लाई नहीं होने से क्या क्या कंडीशन हो सकती है? इस्चीमिया हो सकता है, एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये आर्टरी क्या करती है? कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है तो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और हार्ट अटैक की कंडीशन भी हो सकती है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। उसके बाद आता है इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनकी वजह से क्या हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकती है। तो फर्स्ट है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल जिनको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट होता है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जेंडर हायर इन मेल्स, मतलब मेल्स में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑक्यूपेशंस
में वर्क करते हैं, केमिकल्स, स्मोकिंग, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो मे भी उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी मेंबर को पहले कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है या कार्डियोवास्कुलर कोई डिसऑर्डर है, तो मे बी चांसेस है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी वो डिसऑर्डर हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मीन्स जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकती है। तो ये होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, मीन्स इनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल मतलब जिनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कैसे कॉज करता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़? हाइपरटेंशन मीन्स कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। आर्टरीज के अंदर क्या हो रहा, प्रेशर बढ़ रहा। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका इंटीमा, वहाँ इंजरी होने के चांसेस, वो जो ट्यूनिका इंटीमा है वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है, मे भी उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है। उसके बाद आता है डायबिटीज़ मेलाइटस। शुगर लेवल हाई होने की वजह से भी क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकती है। स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकती है। ओबेसिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट है, तो ये क्या है, क्रॉनिक कंडीशन है, लॉन्ग टर्म कंडीशन है। धीरे धीरे क्या होता है, आर्टरीज के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट या फिजिकल इनएक्टिविटी हो रही है, उस कंडीशन में भी CAD हो सकता है। हाई फैट डाइट, जो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा फैटी डाइट ले रहे हैं, ऑयली फूड ले रहे हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, तो मे भी उनमें क्या हो सकता है, CAD हो सकता है। स्ट्रेस एंड अल्कोहल यूज़, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। एंड अल्कोहल, ज़्यादा से ज़्यादा कोई अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, तो मे भी उनमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के चांसेस होते हैं। डिसलिपिडीमिया मीन्स हाई LDL एंड लो HDL, मीन्स LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन HDL मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो LDL जो होता है वो क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एंड HDL क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। मीन्स बॉडी के अंदर HDL का लेवल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर LDL का लेवल ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है। उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एज, फैमिली हिस्ट्री, इनकी वजह से क्या होगा, इंडोथेलियल इंजुरी ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के अंदर इंडोथेलियल इंजुरी मीन्स जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका इंटीमा के ऊपर इंजुरी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही यहाँ पे इंजुरी हुई, LDL कोलेस्ट्रॉल इंटर्स वेसल। अब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो भी LDL है वो क्या करता है, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर इंटर होना शुरू हो जाता। जब LDL इंटर होना शुरू होता है आर्टरी के अंदर, तो बॉडी क्या करती है, उसको एज अ एंटीजन डिटेक्ट करती है। एंटीजन मीन्स फॉरेन बॉडी। अब जैसे ही वो एंटीजन, तो वहाँ पे क्या करते हैं, WBC सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। WBC सेल्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, जो क्या कॉज करेंगे, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेशन शुरू होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारे सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फैट हिस्ट्री, अब उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे LDL डिपोजिशन शुरू हो गया, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फैट हिस्ट्री, मतलब फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है। फैट डिपोजिशन जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेक फॉर्मेशन या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। ल्यूमेन बिकम्स स्मॉलर, अब जब प्लेक बिल्डअप हो जाता है यहाँ पे, तो आर्टरी की जो ल्यूमेन है वो स्मॉल हो जाती है। स्मॉल होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर फैट डिपोजिशन होने लग जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है, रप्चर हो जाता है। रप्चर होने की वजह से यहाँ पे प्लेटलेट्स आना शुरू होंगे। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लोटिंग का काम करते हैं। तो क्लोटिंग की वजह से थ्रोम्बस, यहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो कोरोनरी आर्टरी कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। कम्प्लीटली ब्लॉक होने की वजह से जितना ब्लड सप्लाई यहाँ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने की वजह से मायोकार्डियम लेयर तक
कम ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और मायोकार्डियम लेयर की जो टिश्यू है, सेल्स है, वो डेथ होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और इसी कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। तो ये हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स है जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में शो होते हैं। तो चेस्ट पेन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है हार्ट में तो क्या कंडीशन होती है, एंजाइना की कंडीशन होती है, चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, पेन रेडिएटिंग टू जॉ, नेक एंड नाक। चेस्ट पेन होने की वजह से जो पेन है धीरे धीरे वो क्या होता है, आर्म्स में, जॉ, नेक में भी शुरू हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेवल बढ़ रहा है तो मे भी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन प्रोसेस में लंग्स का भी उतना ही रोल होता है जितना कि हार्ट का होता है। फटीग ऑन एक्सर्शन, अगर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फटीग या थकान महसूस होने लग जाती है। पाल्पिटेशंस मीन हार्ट रेट क्या होती है, कभी ब्रेडिकार्डिया हो सकता है या ट्रेकिकार्डिया की कंडीशन हो सकती है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होना शुरू हो जाती है। डायफोरेसिस, डायफोरेसिस मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब पसीना आना। पसीना क्यों आता है, क्योंकि जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो हार्ट क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन करने की कोशिश करता है। फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर, जितना ज़्यादा फंक्शन होना शुरू हो जाता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, स्वेटिंग, हीट प्रोडक्शन होगा और स्वेटिंग भी हो सकती है। देन आता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन भी हो सकती है। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशंस, लिपिड प्रोफाइल, जैसे कि हमने पढ़ा क्या क्या चेक करेंगे यहाँ पे हम, LDL एंड HDL, LDL एंड HDL, LDL और HDL का लेवल चेक करेंगे। LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, HDL मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अगर यहाँ पे HDL कम है और LDL क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मीन्स क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की कंडीशन हो सकती है। कार्डियक एंजाइम्स, ट्रोपोनिन एंड CKMB, क्रिएटिनिन काइनेज क्या करते हैं, ये एंजाइम्स का लेवल भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG करवाएंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कितनी कंडीशंस हो गई है या फिर हार्ट में कितना ब्लॉकेज हुआ है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या HbA1c मीन्स अगर डायबिटीज़ की कंडीशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस है तो हम FBS चेक करेंगे, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एंड HbA1c, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पास्ट 3 मंथ्स का ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, बॉडी के अंदर चेक करते हैं कि कौन सी को आर्टरी के अंदर कितना ब्लॉकेज है। CT कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग मीन्स कैल्शियम का डिपोजिशन भी हो सकता है तो कैल्शियम का लेवल चेक करेंगे बॉडी के अंदर। स्ट्रेस करेंगे मतलब एक्सरसाइज करवाएंगे पेशेंट को ताकि TMT के थ्रू हम पता कर सकें कि पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हुई है, किस वजह से हो रही है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट, क्या क्या मेडिसिन हम दे सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेटलेट्स थ्रोम्बस फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम एंटीप्लेटलेट एजेंट देंगे ताकि क्लॉट फॉर्मेशन को हम प्रिवेंट कर सकें। जितना कम क्लॉट फॉर्मेशन होगा उतना ही ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, एंटीप्लेटलेट्स एजेंट। नाइट्रेट्स, पेशेंट को क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है तो हम उनको क्या करेंगे, नाइट्रेट्स देंगे। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं। चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आर्टरीज के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है तो चेस्ट पेन शुरू होगा। तो नाइट्रेट्स क्या करते हैं, आर्टरीज को डायलेट कर देते हैं ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो, ब्लड प्रेशर भी कम हो सके और चेस्ट पेन रिलीव हो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस मास,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, क्योंकि कैल्शियम भी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रहे हैं, तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे ताकि प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो सके और इस मास में कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाए। उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस मायोकार्डियल वर्कलोड। बीटा ब्लॉकर्स देंगे ताकि मायोकार्डियम का जो वर्क लोड है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो मायोकार्डियम लेयर क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से क्या होता है, स्वेटिंग होती है। तो बीटा ब्लॉकर्स मायोकार्डियम लेयर का जो वर्क लोड है उसको कम करता है। स्टेटिन्स लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, स्टेटिन्स देंगे ताकि बॉडी के अंदर जितने भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जितना ज़्यादा अमाउंट है उसका, तो उसको कम करेंगे, उसको बाइंड करेगा रिसेप्टर से, ताकि बॉडी के अंदर एलडीएल का लेवल कम हो सके। एसी इनिबिटर्स या एआरबी मीन्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड, हेल्पफुल इन हाइपरटेंशन और डायबिटीज। एसी इनिबिटर्स मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स जो कि क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकेंड में चेंज करता है और ये क्या करता है, वेसोडाइलेशन कोज करता है। तो इसको क्या करते हैं, हम इनिबिट कर देते हैं ताकि एंजियोटेंसिन सेकेंड ना बन सके और वेसोडाइलेशन प्रिवेंट हो सके। रिड्यूस कार्डियक, जिसके से क्या होगा, कार्डियक वर्कलोड कम होगा और हेल्पफुल इन हाइपरटेंशन। ये किस में हेल्पफुल होता है, हाइपरटेंशन एंड डायबिटिक वाले पेशेंट्स में ऐसे इनिबिटर दिए जाते हैं। उसके बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। फर्स्ट आता है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में बलून एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट। बलून एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट मीन्स जो कोरोनरी आर्टरी होती है, वहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी होती है, वहाँ बलून को इन्फ्लेट किया जाता है। बलून जो जिसके आसपास क्या होता है, एक स्टेंट होता है, यहाँ पे स्टेंट होता है, इस बलून को इन्फ्लेट कर दिया जाता है। बलून को इन्फ्लेट कर दिया जाता है मीन्स बलून यहाँ पे क्या करते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं, बलून को फुलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फैट है वो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। तो इस बलून को यहाँ से फिर क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह क्या होता है, स्टेंट प्लेस कर दिया जाता है। मीन्स यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टेंट प्लेस कर देते हैं ताकि ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो सके। ये होता है बलून एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट। उसके बाद आता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट मीन्स किसी अनदर बॉडी ऑर्गन जैसे लेग आर्म्स में से हेल्दी ब्लड वेसल्स को लिया जाता है और एक अलग ही रूट बनाया जाता है ताकि जो ब्लॉक्ड आर्टरी है वहाँ से ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर सके और उस न्यू आर्टरी से ब्लड सप्लाई को स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है एथेरेक्टोमी मीन्स जो फेट को है, उसको प्लैग है, उसको रिमूव किया जाता है सर्जरी के थ्रू। तो ये होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस। अगर सीएडी को टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट आता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन मीन्स अगर बॉडी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, हार्ट के मायोकार्डियम लेयर तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, इस्कीमिया की कंडीशन होगी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन की कंडीशन भी हो सकती है। उसके बाद आता है हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, हार्ट फेल होने के चांसेस होते हैं। एरिथमिया मीन्स हाँ इरेगुलर हार्ट रेट होती है मीन्स कभी ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन हो सकती है, कभी ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन हो सकती है। कार्डियोजेनिक शॉक मीन्स प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है। सडन कार्डियक डेथ मीन्स अगर कार्डियक डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या क्या हम नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे सीएडी वाले पेशेंट्स को। मॉनिटर बीपी, HR, हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्योंकि वाइटल ऑर्गन से वाइटल साइंस चेक करना ज़रूरी है। तो हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे ताकि हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा है, हार्ट रेट चेक करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रॉपरली है या नहीं है, हम टाइम टू टाइम चेक करें। अवॉइड एक्टिविटीज़ दैट इंक्रीज कार्डियक वर्क, ऐसी एक्टिविटीज़ जो क्या करती है कार्डियक वर्कलोड को बढ़ाती है, ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेंगे।
प्लेस पेशेंट इन सेमी फाउलर्स पोजिशन, पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजिशन में प्लेस करेंगे ताकि पेशेंट को जो चेस्ट पेन है वो रिलीव हो सके, ब्रीथिंग डिफिकल्टी ना हो। मॉनिटर ईसीजी कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे कंटिन्यूसली ताकि पेशेंट के हार्ट की कंडीशन को हम मेज़र कर सके क्या कि प्रॉपरली पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो। एडमिस्ट ऑक्सीजन इज़ नीडेड, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो रहा है तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। टीच लो फैट, लो सॉल्ट एंड हाई फाइबर डाइट। लो फैट डाइट देंगे क्योंकि फैट डिपोजिशन हो रहा है। लो सॉल्ट डाइट देंगे ताकि क्या कर सके, हाइपरटेंशन कम हो सके। हाई फाइबर डाइट देंगे ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके। इनकरेज वेट रिडक्शन एंड रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज। वेट रिडक्शन करेंगे ताकि हमने पढ़ा था कि इटियोलॉजी में कि ओबेसिटी की वजह से भी क्या हो सकता है, सीडी हो सकता है। तो वेट अगर ज़्यादा है तो वेट को कम करवाएंगे। रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करवाएंगे। मॉडरेट मीन्स में भी हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं, कफिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ एमआई। साइन ऑफ एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साइंस को हम ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या कर सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है। परसिस्टेंट पेन, अगर कंटिन्यूसली पेन हो रहा है पेशेंट को। डायफोरेसिस, अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। एसटी चेंजेस मीन्स अगर हम ईसीजी कर रहे हैं तो एसटी सेगमेंट में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो में भी उसमें भी क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस या हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंटीप्लेटलेट्स। जो मेडिकेशंस डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की है वो टाइम टू टाइम हम पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करें। स्मोकिंग सेसेशन मीन्स अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो पेशेंट को कहेंगे कि उसको अवॉइड करें ताकि ये क्या है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, इसको हम चेंज कर सकते हैं और पेशेंट को सीएडी होने से बचा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।